दोस्तों आज यात्राग्राम का दिन है 193 और तबीयत एज़ यूजुअल ऐसे ही है। तो इस वक्त शाम के 5 बज रहे हैं। मैं पूरा दिन सोता रहा, सारा दिन। और नींद बहुत आती है यहाँ पे, शायद वो ब्रीदिंग का प्रेशर होता है, तो नींद बहुत अच्छी आ रही है यहाँ पे। खैर आज का ब्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। शो मस्ट गो ऑन। आज मैं आपको, जैसे कल मैंने विभत्स रस के बताया था, आज मैं आपको हास्य रस के बारे में बताऊंगा। हास्य रस का वो करेक्टर जो ज़्यादातर लोगों को बहुत पसंद आया, बहुत मेरे भी बड़े दिल के करीब है। तो वो करेक्टर कैसे बना, उस करेक्टर को मैंने कैसे डिज़ाइन दिया, वो करेक्टर के पीछे मैंने किन लोगों को ट्रिब्यूट किया है और क्या रीज़न था वो कहानी लिखने का, वो सारा मैं बताता हूँ। तो आइए आज का दिन, डे 193, लेह लद्दाख में गहरी सांसें लेते हुए, सांस को कनेक्ट करते हुए आज का दिन हम शुरू करते हैं। आइए। ओ भाई ओए, मैं लैस वैस के बोस बोल दूंगा, बोस बोसी के। हम तो नायक बनने आए यहाँ पर, कैरेक्टर आर्टिस्ट नवाजुद्दीन सिद्दीकी की तरह। अबे वो कैरेक्टर आर्टिस्ट नहीं है, हीरो है वो। हाँ लेकिन लगता तो कैरेक्टर आर्टिस्ट ही है सर जी। अरे बच्चा पैदा करके कचरे में फेंक रहा था तो पैदा ही क्यों किया? कॉन्डम इस्तेमाल कर लेते। ए हिजड़े, तुझे क्या लगता है तेरे 30,000 रुपए के लिए इंडिया वापस आऊंगा मैं, और तेरी उस 2 कौड़ी की मेंटल बेटी के लिए? मैं आपको बताता हूँ कि हास्य रस का जो करेक्टर है, उसका जो जो कहानी का जन्म कैसे हुआ था। जैसा कि आपको पता है कि मैं बहुत कंट्रोल बजट की फ़िल्म बनाना चाह रहा था, और मतलब कम में बम, बहुत कम लोगों और बहुत इम्पैक्टफुल कहानी लगे, कहीं से भी विजुअली वो कॉम्प्रोमाइज़ ना लगे। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं ऐसा क्या करूं। और ये जो कहानी थी बेसिकली मुझे बनानी थी इरफान खान सर को ट्रिब्यूट करने के लिए। तो थॉट ये था कि मैं इरफान खान सर से मिलने जाता हूँ और इरफान खान सर की सिर्फ बैक रहेगी, और किसी अच्छे मिमिक्री आर्टिस्ट से मैं, जो राजेश शर्मा सर ने करेक्टर किया है, वो वाला करेक्टर इरफान खान सर का रहेगा, लेकिन उनकी बैक रहेगी और आवाज़ रहेगी। और मैं जाके बताता हूँ कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आप कैसे नीचे से आए, क्योंकि मैं भी राजस्थानी हूँ, जयपुर और दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। तो मैं इस तरह से उस चीज़ को पिरोना चाह रहा था कि मैं आप ही के गांव से आया हूँ, आप मार्गदर्शन दो कि आप जिस तरह से करेक्टर आर्टिस्ट से हीरो बने थे, मैं भी वैसे बनना चाहता हूँ। तो मेरा एक ऐसा ये था कि मैं ट्रिब्यूट करूँ इरफान खान सर को। बट क्योंकि ये मेरी पहली फिल्म थी एज एन प्रोड्यूसर, मुझे सबने कहा कि ऐसा मत करो, परमिशन लेनी पड़ती है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे, वो है ये है, और फिर बड़ा ड्रैग रहेगा। तो यहाँ पे मैंने अपने टीम और इस सब के कहने पे फिर ये थॉट मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा चलो ठीक है, ये नहीं करते। फिर हमने राजेश शर्मा सर को अप्रोच किया, क्योंकि मुझे एक सेलिब्रिटी चाहिए था इसमें, जो एक बड़ा एक्टर हो जिससे इंस्पायर्ड हो। तो इस तरह से ये कहानी का वो हुआ। और जैसे नाटक होता है, थिएटर होता है, थिएटर में हम किस तरह से मतलब वन गो में परफॉर्म करते हैं, तो वैसे ही मैं ये चाह रहा था कि एक वन गो में परफॉर्म हो। तो हमने डबल कैमरा सेटअप लिया था, एक कैमरा राजेश शर्मा सर के साथ ऊपर था, एक कैमरा मेरे ऊपर था। और हमने एक, जैसे एक प्ले होता है, एक नाटक होता है कि वन गो में हमने पूरा वो थिएटर किया, तो उसी तरह से ये कहानी जो थी पुरुषोत्तम लाल मिश्रा की, कि जो हीरो बनना चाहता है, चिरकुट है, और जो मतलब बिल्कुल ही नाक से, मतलब वो बिल्कुल ही उसके अंदर किसी भी तरह की एक्टर बनने की क्वालिटी नहीं है, नाक से बोलता है हम तो नायक बनना चाहते हैं सर जी, और बहुत ही फ़नी है। बट मेरा ये था कि एज एन एक्टर, एज एन डायरेक्टर, क्या ऐसे लोगों को एक्टर बनने का हक नहीं है? मेरा क्वेश्चन यही था कि क्या भगवान ने मतलब एक्टर का क्राइटेरिया हैंडसम बॉडी, सिक्स पैक और ये सब ही रखा है? तो वो मापदंड तोड़ने के लिए उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये कहानी रची और ये कहानी लिखी। तो इस तरह से वो एक वन गो में पूरा हुआ। और आप देखेंगे हास्य रस की कहानी है, लेकिन हंसते हंसते वो आपकी आंखें नम कर देता है। वो करेक्टर आपको हंसाता है, रुलाता है, गुराता है। क्यों? क्योंकि वन गो में वो परफॉर्म हुआ है, कोई रीटेक नहीं जा रहा, वन गो में वो एक पूरा सीन हुआ है। और इस सीन में मतलब मैं क्रेडिट देना चाहूँगा, इसमें ज़्यादातर डायलॉग मेरे हैं, राजेश शर्मा सर के बहुत कम डायलॉग हैं, लेकिन एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। जो मेरे एक्शन का वो रिएक्शन दे रहे थे, उसकी वजह से ये सीन उठ रहा था, ये सीन बढ़ रहा था। तो इस तरह से इस कहानी का जन्म हुआ।
आइए मैं आपको बताता हूँ कि कैरेक्टर की मैंने प्रिपरेशन कैसे की, किस तरह से कैरेक्टर मैंने एक्सटर्नल इंटरनल कैरेक्टराइजेशन मैंने डिज़ाइन किया। आइए, तो दोस्तों जैसे मैंने बताया कि ये जो कैरेक्टर था ये बड़ा चिरकुट टाइप का था, नाक से बात करता था, थोड़ा सा लिम्ब करता था, ऐसे 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 करके चलता था। तो मेरे को हर तरह से इसको डिफेक्ट दिखाना था, लेकिन ये भी बताना था कि डिफेक्ट, एवरी डिफेक्ट हैज़ अ इफेक्ट, डिफेक्टिव इफेक्टिव होता है। तो मेरा मेन इस कहानी को और इस करेक्टर को डिज़ाइन करने के पीछे मंशा यही थी कि मतलब ये डिफेक्ट में भी इफ़ेक्ट क्रिएट करे। तो जैसे मैंने इसका पाँव ऐसा लिम्प करके रखा, जो ये इस तरह से चलता है, हम तो नायक बनने आए सर जी। उसके पीछे रीज़न ये था कि यार एक लंगड़ा, एक जो लिम्प करके चलता है, वो कैसे हीरो बन सकता है या कैसे कैरेक्टर आर्टिस्ट बन सकता है। नाक से बात करता है, दांत बाहर है, हर चीज़ से वो डिफेक्टिव है। लेकिन उसके अंदर का जो हौसला है और जो राजेश शर्मा सर उसको यस में बिलीव करना सिखाते हैं, वो उसको बड़ा खूबसूरत और वैसा कैरेक्टर बना देता है। तो सबसे पहले मेरे ये था कि मेरे को वो करना है, और क्योंकि ये मेथड एक्टिंग का मैंने पूरा वो लिया था, इसको पूरा मैं रियलिटी में ऑब्जर्व कर रहा था। तो जो हल्का सा ऐसे करके चलते हैं, मेरे कज़न थे दिनेश भाई, वो इस दुनिया में नहीं रहे, इसी साल उनका देहांत हो गया, वो भगवान के पास चले गए। तो वो इस तरह से चलते थे। तो वॉक मैंने एग्जैक्टली मेरे दिनेश भाई की ऑब्जर्व की थी बचपन से, कि वो इस तरह से चलते थे। फिर ये जो नाक से बोलने वाला तरीका है, ये मेरे कज़न है रामजीलाल भाई साहब, उनका बेटा है यत्ती, वो नाक से बात करता है। तो मेरा जो पहला सीरियल आया था तुलसी, और जब बहुत मतलब हाहाकार हो गया था पूरे हमारे समाज में, हमारे घर पे, तो मैं जब उनके पास गया तो यत्ती आया, चाचा जी आप टीवी में आते हो ना, तो नाक से बात कर रहा था। मैंने आपको देखा है, मेरे दोस्त को मैं बिलीव ही नहीं करते कि आप टीवी में आते हो। तो वो जिस तरह से, जिस खूबसूरत आए, तो जिस खूबसूरत अंदाज से उसने बोला था, मेरे दिमाग में रह गया था यार, मुझे ये कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करना है। जब एज एन एक्टर आप ऑब्जर्व करके वो डाटा इकट्ठा करते हो, तो आपके बहुत खजाना इकट्ठा होता है ना। और जब खजाना इकट्ठा होता है तो आप बहुत अच्छे से पिरो पाते हो। इसलिए जब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे 999 कैरेक्टर करने हैं, तो उसके लिए मुझे खजाना तो चाहिए। मैं 999 कैरेक्टर मतलब बस 999 कर दो, 999 से के मतलब चूज़ करने से पहले आपके पास 9000 कैरेक्टर होने चाहिए। इसलिए मैं एक दिन में जब निकलता हूँ तो मैं कम से कम 8-10 लोगों से बात करता हूँ, 8-10 लोगों को जानने की कोशिश करता हूँ, उनकी कहानियाँ निकालने की कोशिश करता हूँ कि उनकी कहानी इंटरेस्टिंग तरीके से निकले। समझ रहे हो आप बात को? तो इसलिए ये पूरा ऑब्जर्वेशन का डाटा आपका कभी वेस्ट नहीं होता। सोचिए 30 साल पहले जो ऑब्जर्व की हुई नाक से बोलने का तरीका है, चलने का जो तरीका है, वो आज काम आया 30 साल बाद। लेकिन उस वक्त मैंने ऑब्जर्व करके रखा था। तो ये जो डाटा होता है दिमाग में एक्टर के, ये हमेशा स्टोर करके रखता है चीज़ें, तो वो उसको बखूबी संभाल के रखता है और वो कहीं ना कहीं काम आती है। इसलिए ये जो यात्रा चल रही है 365 डेज 999 कैरेक्टर हंट की, ये ज़रूर मतलब हेल्प करेगी। जब मैं 999 कैरेक्टर करूँगा, बोलते के साथ ही मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ, 2027 जल्दी से मैं करूँगा। तो दोस्तों मैं अब आपको बताता हूँ कि ये जो आधा साल बीत गया है 365 डेज 999 कैरेक्टर हंट का, इसमें मुझे हास्य रस के कितने कैरेक्टर मिले। जैसे मैं आपको विवश रस का बता चुका हूँ, मैं आपको हास्य रस का बता चुका हूँ। एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मैं आपको हास्य रस का बताता हूँ। आइए, तो दोस्तों हास्य रस का जो मुझे कैरेक्टर मिला था, वो मुझे 31 दिसंबर जब मैं हरिद्वार की ट्रेन पकड़कर हरिद्वार जा रहा था, उसी ट्रेन के दौरान मिल गया था। और उस टाइम पे मैं थोड़ा सा घबराया हुआ था। मैं सोच रहा कैसे करूं, क्या करूं, कैसे मैं शुरुआत करूं, हिचकिचा रहा था। फिर मैंने कहा काम करते हैं कि पूरी ट्रेन के डब्बे में जाते हैं, बोलते हुए जाते हैं ऐसे 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 ऐसे। तो मैं ऐसे बोलते हुए जा रहा था और S1 डब्बे से मैंने शुरुआत की थी। और जब S5 या S6 आया था, तो एक भाई साहब मिले, मैं नाम नहीं बताता उनका। उन्होंने मतलब वो इतना कमाल का उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, उनकी वाइफ उनके साथ जा रही थी और उनके ससुराल वाले उनके साथ जा रहे थे, और वो कमाल का ऐसा माहौल बनाया हुआ था। मतलब मैं बैठ गया, कहता पापड़ खाओगे। मतलब मैं आया हूँ, मैं प्रचार कर रहा हूँ, मेरे प्रचार को इन्होंने इतना अच्छा इंटरेस्टिंग एक सेंस ऑफ ह्यूमर की राइड बना दिया था। तो मुझे उनका जो जॉली
अंदाज़ था वो जानने में मुझे इतना मज़ा आया। उनकी जो राइड थी, इतना मतलब वो हंस रहे थे, हंसा रहे थे, अपनी बीवी की टांग खींच रहे थे, अपने ससुर की टांग खींच रहे थे, मैं बैलेंस कर रहे थे, और फिर अपने किस्से बता रहे थे कि मेरी शादी हुई तो मतलब मेरी बीवी इस कान में बोलती थी, मम्मी इस कान में बोलती थी, और मैंने दोनों कान के अंदर ईयरबड लगाया हुआ था। तो छोटी छोटी चीज़ों से वो अपना करेक्टर स्टेब्लिश कर रहे थे। और फिर जब मैंने उनका टर्निंग पॉइंट जानना चाहा कि आप अपने जीवन का कोई टर्निंग पॉइंट बताओ, तो जो टर्निंग पॉइंट उन्होंने बताया, मतलब मेरे धरती फट गई कि जीवन में इतना उथल पुथल, और फिर भी वो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। वो उथल पुथल क्या थी उनके जीवन में, उनका जीवन कितना रह गया था, उनका जीवन में क्या ऐसा भूचाल आया था, वो तो मैं आपको बताऊंगा 2027 में, जब मैं हास्य रस का ये करैक्टर पिरोने की कोशिश करूंगा। क्योंकि मेरे ह्यूमर में ना, आप हास्य रस की कहानी भी देखोगे तो हंसाता 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 है, और हंसाते हंसाते आपकी आंखें नम कर देता है ना। तो वो है, तो मतलब ये एक हास्य रस का ट्रिब्यूट होगा। जैसे कि मैंने मेरे हास्य रस का जो है ट्रिब्यूट दिया है सारे टेक्नीशियंस को, हमारे जो जितने भी टेक्नीशियंस हैं, जितने भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, चाहे वो राइटर हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे एक्टर हो, सबको मैंने सैल्यूट किया है इस कहानी के माध्यम से कि यार आप सच में तपस्या कर रहे हैं। क्योंकि हमारी लाइन सच में तपस्या है। आप हमारे यात्रा ग्राम सीरीज़ देख रहे होंगे, ये तपस्या, नवरस की मेकिंग देखी होगी, वो तपस्या है। हम पूरा तपस्या करते हैं। तो उस तपस्या में मेरा क्या था एज एन फिल्म मेकर ट्रिब्यूट देने का, तो मैंने एक छोटा सा ट्रिब्यूट दिया। उम्मीद है दोस्तों ये हास्य रस का जो बातें मैंने बताने की कोशिश की, और ये जो कैरेक्टर था हास्य रस का जो मैंने ऑब्जर्व किया, जो मैं पिरूंगा 2027 में, और ये कैरेक्टर पूरा डिज़ाइन किया, किस तरह से मैंने इंडस्ट्री को ट्रिब्यूट किया, ये सब जान के आपको मज़ा आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। कल फिर हम करेंगे, और यहाँ रहने में बड़ा सुकून मिल रहा है मुझे, अच्छा भी लग रहा है। थोड़ा तबीयत ब्रीदिंग का सांस नहीं दे रही, आई डोंट नो क्या है, जल्दी से जल्दी वो ठीक हो तो मैं जल्दी से जल्दी एक्सप्लोर करूँ। बट मैं मान के आया था कि मेरे को 10-12 दिन यहाँ पे रहना है, लेकिन 10-12 दिन ऐसे मैं हर रस की बात करूँगा, ये मैंने नहीं सोचा था। तो लाइफ ऐसी ही है, ट्विस्टेड टर्न होते हैं, हर चीज़ जैसा आदमी सोचता है वैसा होता नहीं, कुछ और हो जाता है। बट इसी बहाने मेरे शरीर को आराम भी मिल गया, जो कि आराम बहुत ज़रूरी था। मैं लगातार 6 महीने भागा दौड़ी वो सब कर रहा था। तो भगवान ने कहा कि भैया सबसे टॉप में जाके तेरे को टॉप का रेस्ट देता हूँ। तो ये टॉप का रेस्ट चल रहा है। तो आपने अभी तक नवरस कथा कलाज नहीं देखी तो प्लीज़ देखिए, हमारा हौसला बढ़ाइए, 9 रुपये का डोनेशन कीजिए, 9 लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, और आपको बहुत पसंद आएगी ये फिल्म, हंसाएगी, रुलाएगी, गुदगुदाएगी। और ये जो मैंने अभी ये जो मैं कर रहा हूँ, ये जो बना रहा हूँ मैं, एक एक रस का लेके, एक एक कैरेक्टर को लेके, आई होप ये सुन के भी, ये देख के भी आपको एक्साइटमेंट आएगी नवरस कथा कलाज देखने की। देखिए, सपोर्ट कीजिए, भारत माता की जय। कल फिर मिलते हैं 9:04 पे। यस। नवरसों का जाल है, मनुष्य सृष्टि ढाल है, कहीं सूक्ष्म तो कहीं विकराल है। नवरस जीवन में जब जब आता, तब तब जीवन जीवन कहलाता।